नमस्कार दोस्तों। तो मैं केएन साहनी आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग जो वीडियो में देखेंगे इसमें फिजिक्स में आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग इसके पहले वीडियो में प्रकाश में विवर्तन की घटना पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे ध्रुवण। ये भी तरंगों का एक गुण है जो कि प्रकाश तरंगों का ही गुण हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम ध्रुवण या इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन या ध्रुवण। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम अभी लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले कुछ चीजें जो आप पहले से जानते हो, जिन्हें हम यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ मैकेनिकल वेव्स जो नाम लिया गया है दोस्तों, मैकेनिकल वेव्स वैसे हम लोग ये जानते हैं कि दो तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दोनों को मिला करके हम यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। एक्चुअल में यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे ये माध्यम में चलती हैं, इसलिए हम इनको मिला करके यांत्रिक तरंगों के नाम से जानते हैं, मैकेनिकल वेव। लेकिन दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझिए। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में, जैसे सपोज करो कि ये तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, ये तरंग संचरण है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा ऐसे हो रही है, तो इसमें जो माध्यम के कण होते हैं दोस्तों, माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो तरंग संचरण के अनुदिश होता है, आगे पीछे कंपन करता है। यानी कि अगर यहाँ कोई माध्यम का कण होगा तो ये यहीं पे रहते हुए आगे पीछे कंपन करेगा, यहाँ वाला कण भी ऐसे ही आगे पीछे कंपन करेगा, ये सभी कण आगे पीछे कंपन करते हैं, और यही पहचान है मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य तरंगों का। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे होता है, तो इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। ये संघनन विरलन के रूप में, जैसे कि संकुचन और विरलन, संकुचन विरलन ऐसे आगे बढ़ता है, ये इसका विशेष गुण है। इस प्रकार से इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि वायु में उठने वाली ध्वनि तरंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं ध्वनि तरंगे हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन अभी हमारा विषय दोस्तों यहाँ ये नहीं है, ये 11th में आपको पढ़ाया जा चुका है इसका डिटेल्स। इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ कि अनुदैर्ध्य तरंगों का विशेष गुण होता क्या है, ठीक है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, तो इसमें माध्यम कणों का जो कंपन होता है, हम चाहे जिधर से देखें, जैसे मान लीजिए तरंग ऐसे चल रही है, तो हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ मतलब इसके परितः आप चाहे जैसे यहाँ से देखो, फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, चारों तरफ से अगर आप देखते हो इसके परितः, तरंग संचरण की दिशा के परितः हर कहीं से भी देखने पर उसमें जो एक प्रकार से कंपन की दिशा होती है वो एक जैसी आपको लगेगी, उसमें कोई भ्रम आपको नहीं होगा। इसी को हम सममितता कहते हैं, इसे सिमेट्रिसिटी या सममितता बोलते हैं, सममितता या सिमेट्रिसिटी। तो समझ गए होंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश आगे पीछे होता है, अथवा संकुचन एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ता है ये। और तरंग संचरण के परितः किसी भी दिशा से देखने पर माध्यम कणों के कंपन की दिशा सभी दिशाओं में सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है। बात समझ गए होंगे। अब आ जाओ अनुप्रस्थ तरंग में। अनुप्रस्थ तरंगों में दोस्तों क्या होता है, अगर ये मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा है,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तरंग संचरण है। तो तरंग संचरण अब क्या होता है कि इसमें माध्यम कणों का जो कंपन होता है दोस्तों, इसमें अगर ये माध्यम कण है तो इनका कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। सुनिएगा ध्यान से, तरंग माध्यम कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। लंबवत मीन्स ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे ये माध्यम कणों का कंपन है। हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ये अंदर बाहर भी हो सकता है, ऐसे अंदर बाहर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सब तरह लंबवत लिए गए हैं, ये इस तरह से, ये सब इस तरह से लंबवत लिए गए हैं। मतलब देखने में आपको बोर्ड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सभी कण लंबवत कंपन करते हुए दिखाए गए हैं। लंबवत कंपन का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि ये तरंग संचरण की दिशा है, तो माध्यम कण का जो कंपन होगा, ये मेरे हाथ की अंगुलियों को देखो, ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से माध्यम कणों का कंपन होता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये माध्यम कणों का कंपन होता है अनुप्रस्थ तरंगों में। यानी हम लोग ये कहते हैं कि माध्यम कणों के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होती है, तब हम इसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों में यह होता है कि अगर ये तरंग संचरण की दिशा है इसके परितः, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है, इसके परितः ऐसे चारों ओर, आप जैसे यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, तो इसमें एक बात ये पाई गई कि जैसे कि इसमें किसी भी दिशा से देखने पर कंपन की जो दिशा होती है वो सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है, एक जैसी होती है। लेकिन यही बात अगर इसमें देखी जाए तो ऐसा नहीं होता। इसमें आप अगर अलग अलग दिशाओं से इसको देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही जैसा दिखे, यानी कि उसको देखने में सममितता नहीं पाई जाती। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रस्थ तरंगे, अभी तो मैंने ये बता दिया कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं, इसकी एक खास बात है। और अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों, जैसे कि हम रस्सी को ऐसे हिलाते हैं, ऐसे तरंग चलती है, वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे जो दोस्तों होता है वो एक प्रकार से ठोसों में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होता है, और जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे वैसे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है, ठोस द्रव का सभी माध्यमों में उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से ये बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए, अब मुख्य बात यहां समझिएगा कि अगर तरंग संचरण की दिशा ये है, कणों का कंपन इसके लंबवत होता है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग का एक प्रकार से व्यवहार होता है, अनुप्रस्थ तरंगों का ये व्यवहार है। अब इसमें एक मुख्य बात का जो मैं अंतर बता रहा हूं कि अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग संचरण की दिशा के परितः अगर आप देखोगे तो सभी दिशाओं से कंपन की दिशा सममित नहीं पाई जाती, और अगर सममित नहीं पाई जाती मतलब भिन्न होती है, तो वास्तव में इसी घटना को हम ध्रुवण के नाम से जानते हैं। वास्तव में यही घटना ध्रुवण बोली जाती है। ध्रुवण का मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि अगर ये कंपन की दिशा, आप जरा सुनिएगा ध्यान पूर्वक, यानी कि ये सममित नहीं होती। फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा एक बार, कि इसमें सभी दिशाओं से देखने पर ये सममित होती है, इसमें सभी दिशाओं से देखने पर सममित नहीं होती, चेंज होता है। लेकिन अगर इसी कंपन की दिशा, आप जरा समझिएगा, ये जो कंपन की दिशा है, अभी तो ये सभी दिशाओं, मैंने ये कहा कि अगर ये तरंग संचरण है तो कंपन की दिशा ऐसे ऐसे ऐसे, हमारे हाथ की अंगुलियों को ध्यान दीजिए, ऐसे चारों ऐसे हर दिशा में ऐसे है, तो ये कंपन की दिशा है। समझ में आ गया? लेकिन अगर यही कंपन की दिशा अब जो है अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण के कंपन की दिशा किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, किसी एक ही दिशा में का मतलब या तो ऐसे हो जाए या तो ऐसे हो जाए, मतलब जब भी होना चाहिए बस एक ही दिशा में ऐसे होना चाहिए,
ऐसे। तो किसी एक ही दिशा में, एक ही तल में अगर ये कंपन प्राप्त हो और तब हम इस घटना को ध्रुवण की घटना कहते हैं। और ऐसे ही ये घटना हम लोग अभी तरंग में आपको केवल संकेत मैंने दिया है, लेकिन हमारा जो डिटेल विषय है यहीं से स्टार्ट होता है। अभी केवल कंपन के बारे में मैंने समझाया है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, और जो कंपन की दिशा सममित और असममित क्या होता है इसके बारे में बताया गया। तो सममितता का मतलब इसमें सममित होता, लेकिन इसमें सममित हर दिशा से नहीं होता। तो और अगर यही कंपन की दिशा एक ही तल में सीमित कर ली जाए, एक निश्चित दिशा में सीमित कर ली जाए, जैसे या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो जाए, तो ये सब एक निश्चित दिशा में हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ध्रुवण की घटना यही है। और ऐसे तरंगों को हम लोग समतल ध्रुवित तरंग के नाम से जानते हैं। समतल ध्रुवित तरंग, तो जब कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में हो, एक ही दिशा में हो, तब उसको हम ध्रुवित बोलते हैं और इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। और ऐसे तरंगों को समतल ध्रुवित तरंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? अभी ध्रुवण होता क्या है मैंने ये समझाया है आपको, ये बात मेरी समझिएगा ध्यान से। तो पहली घटना कि ध्रुवण की घटना होती क्या है, अभी मैंने तरंग को लेकर के समझा लिया है। समझ में आया? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस बात से ये पुष्टि होती है कि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। ये नोट में लास्ट में लिख लेना, इससे स्पष्ट है कि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। और दोस्तों ये ध्यान रख लीजिए, इसके पहले मैंने आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जहां से स्टार्ट हुआ है, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में पूरी बात समझाई। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या किया, अपवर्तन की व्याख्या किया, व्यतिकरण की व्याख्या हुई और यहाँ तक विवर्तन की व्याख्या भी हुई। लेकिन ध्रुवण की व्याख्या हाइगेंस नहीं कर पाए, क्योंकि हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लिया था और यही कारण है कि ध्रुवण की घटना नहीं हो पाई। तो ध्रुवण की घटना को व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने प्रकाश को अनुप्रस्थ माना, अनुप्रस्थ मानना पड़ा इनको, तब कहीं जाकर के ध्रुवण की व्याख्या हो सकी। और दोस्तों ये मैं पहले ही लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के समझाया हूं, वेव नेचर, ये नेचर ऑफ लाइट में, कि इसको बताने का काम फ्रेजनल ने किया था। फ्रेजनल ने ही सबसे पहले 1830 ईस्वी में कहा था कि प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है, या जो अनुप्रस्थ मान लिया जाए तो ध्रुवण की व्याख्या हो जाएगी। और अंततः हाइगेंस को यही करना पड़ा। समझ में आ गई मेरी बात? तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी अब जरा आ जाइए हमारे मुख्य अलग बात पे कि ये मैंने फिगर यहाँ पे ड्रा किया है दोस्तों। यहाँ पे आपको पहले तो आपको मैंने समझा दिया कि इधर क्या लिखना है। इधर बहुत डिटेल नहीं लिखना, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के बारे में बताते हुए पहुंचना है आपको। तरंग संचरण, ये अनुप्रस्थ तरंगों में ये जो कंपन है कणों का वो कैसे होता है। लेकिन यही कणों का कंपन अगर एक निश्चित तल और निश्चित दिशा में होने लगे तब इसको समतल ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित तरंग के नाम से जानते हैं। और इस घटना को ही हम ध्रुवण कहते हैं या पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अभी इस फिगर को मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले यहाँ पे एक बात हमारी समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम ये फिगर में केवल ये बताएं, यहाँ पे ये आपको बस सुनने की जरूरत है, आपको नोट्स में कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझिएगा ध्यान से मेरी बात। ये एक प्रयोग है और इस प्रयोग में हम ये समझने वाले हैं कि कोई तरंग अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, हम इसका पहचान कैसे करेंगे, इसका प्रायोगिक अध्ययन। जिसको मन करे लिखने का तो आप हेडिंग यहाँ डाल लेना कि तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण। तरंगों के अनुप्रस्थ होने का
प्रायोगिक प्रमाण। अब हमारी बात सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। यहां पे मैंने दफ्ती का 2 टुकड़ा लिया हुआ है। ये दफ्ती के ऐसे 2 टुकड़े हैं, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे पेपर अगर ले लिए जाए, ये हमारे पास एक पेपर ऐसे है, जैसे सपोज करो ये 2 पेपर है, ठीक है। इन 2 पेपर्स को मैं अगर बीच से इनको थोड़ा इस टाइप से बाहर निकालूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बताना पड़ रहा है कि जिससे आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों इसको यहां से हम निकाल के रख लेते हैं ऐसे। चलो अब इसमें क्या हो गया कि चलो अब हमारे पास ये ऐसे दफ्ती का लेंगे तो ज्यादा बेटर है, भी मैं समझाने के लिए कागज का लिया हूं। ऐसे दोनों होल आप कर दो। अब इस होल को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये S1 लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ऐसे। ये आपके सामने अगर दिखाएंगे ऐसे दिखेगा ये, और देखोगे बिल्कुल सीध में ऐसे मैं भी दिख रहा हूं और इसके सीध में आप भी दिख रहे हो ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक काम करो कि इसके बीच में एक रस्सी डाल लेना, एक रस्सी डाल लो, इसको थोड़ा आगे रखो, इसका थोड़ा सा और पीछे कर दो, और रस्सी का एक सिरा उधर कहीं बांध दो, आप कहीं बांध देना, ठीक है। और एक सिरे को आप हाथ से पकड़ के ऐसे ही खड़े रख के इसको हिला दो। इस रस्सी को हिलाएंगे, देखो यहाँ पे घटना अब इस देखो, क्योंकि ये इसका अक्ष और इसका अक्ष एक दूसरे के समांतर है इस समय, यानी कि दोनों खड़े हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे के ऐसे समांतर हैं, ठीक है। तो जब आप रस्सी को हिलाओगे तो जैसा कंपन चल रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे कंपन हो रहा है, ऊपर नीचे ही इसके होल को आप रखे हो ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ये उसी कला में कंपन करते हुए रस्सी पार करेगी और इस कला को यहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसकी भी अक्षें लंबवत ही कटी हैं, ऊर्ध्वाधर कटी हैं, तो इससे भी तरंग उसी कला में पार कर जाएगी, ठीक है। ये एक प्रयोग हो गया, तरंग उसी कला में पार कर जाती है, जिस कला में यहां से चली थी उसी कला में पार करते हुए वहां पहुंच गई है। लेकिन सबसे मजेदार घटना यह है, अब एक काम करो कि अब ये जो दूसरा वाला S2 है दफ्ती का टुकड़ा, इसको आप थोड़ा सा तिरछा या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। इसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं, क्रॉसित हो गया, मतलब ये जो है क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया, एक दूसरे को क्रॉस मैंने कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद फिर से रस्सी को हिलाओ, तो रस्सी को अगर हिलाओगे तो अब देखो ये S2 वाले भाग को ये उसी कला में रस्सी पार कर गया है यहां तक। लेकिन अब यहाँ पे देखो कंपन की दिशा ऊपर नीचे है और इसका जो अक्ष है आपने ऐसे खड़ा कर दिया, तो आप सोचो कि रस्सी अगर ऐसे कंपन करेगा तो इसको पार नहीं कर पाएगा, और अगर पार नहीं कर पाएगा तो अब इस कला में बाहर ना निकल करके इसकी जो कला है वो क्षीण हो जाएगी, इसकी कला जो है भंग हो जाएगी एक प्रकार से। और अगर ऐसा हुआ, अब जरा हमारी बात सुनिएगा, अगर ऐसा हुआ कि इसी कला में इसको ये पार न कर पाए, तब हमको मान लेना चाहिए कि ये जो तरंग चली थी कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर इसी मतलब घुमाने के बाद भी उसी कला में पार कर गई, तब वो तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तब नहीं मानी जाएगी। अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये अनुदैर्ध्य होता तो कंपन ऐसे ऐसे करते हुए, कंपन ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ता, तो आप घुमाओ चाहे खड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी देखो ऐसे ऐसे कंपन कर आप घुमा दो तब भी इस कला को पार कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको अगर घुमाने पे निर्गत तरंग की कला में अगर परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, तो समझ जाना कि यह अनुप्रस्थ तरंग है, और निर्गत कला में अगर बदलाव न आए तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है। बात समझ में आ गई? तो यह अनुप्रस्थ, क्योंकि अनुप्रस्थ में कंपन हमेशा जो है तरंग संचरण के लंबवत होता है, इस कारण से ये चेक कर लिया गया कि ये तरंग अगर अनुप्रस्थ होगी तो ये कला को पार नहीं कर पाएगी, अनुदैर्ध्य है तो पार कर जाएगी।
तो अगर पार न कर पाए तो समझ जाना कि ये अनुप्रस्थ तरंग थी। बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसको एक प्रकार से अब हम यहां से हटा रहे हैं। ये सारी घटनाओं का जिक्र जो मैंने अभी किया, ये सभी यांत्रिक तरंगों के लिए बात हमने बताई है। अभी सारी बातें हमने जो भी बताई वो यांत्रिक तरंग मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में अब तक हम चल रहे हैं। अभी मैंने प्रकाश के बारे में कोई बात नहीं बताई है, और अब यहीं से आपको प्रकाश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में प्रकाश को कहा दिया गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यही बात बताई गई ना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग को प्रामाणिक रूप से प्रूफ किया गया है। उसका मैं एक फिगर अब यहाँ पे हेडिंग आप डाल लेना कि प्रकाश को अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण, प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने का प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण, यानी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ light wave is transversal wave. Experimental evidence of light wave is transversal wave. ठीक है, लाइट वेव ट्रांसवर्सल वेव, इसका प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब प्रकाश तरंगों की बात अगर हम करें, अब समझिएगा जरा ध्यान से। प्रकाश तरंगों के लिए यहां पे दोस्तों एक चित्र में बनाऊंगा, और यहां पे एक नाम मैं भी लिख रहा हूं, टूरमैलीन क्रिस्टल, और एक होता है निकोल प्रिज्म। अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ दो। टूरमैलीन क्रिस्टल, अभी मैं एक नाम लिख रहा हूं, इसको इंग्लिश में टूरमैलीन क्रिस्टल। इसमें क्या किया जाता है, इस हेडिंग को आप समझिएगा जरा ध्यान से। टूरमैलीन क्रिस्टल, एक टूरमैलीन क्रिस्टल लिया जाता है। टूरमैलीन क्रिस्टल को लेकर के उस पर अक्षें बनाए जाते हैं, अक्षों को काटा जाता है। जैसे आप ये अंगुलियों का ये पोर्स देख रहे हो, ये पोर्स है ना, बीच बीच में कटा हुआ ऐसे पोर्स। तो क्रिस्टल की जो अक्षें होती हैं उसके धरातल तल में होती हैं, इसी प्लेन में रहेंगी, और वो अक्ष जो है एक दूसरे के इस प्रकार से समांतर होती है। ठीक है, तो इसी को हम टूरमैलीन क्रिस्टल को लेकर के ऐसा काट के बनाते हैं। और इसके बाद चलो अब यहां जरा ध्यान से देखो, मैं टूरमैलीन क्रिस्टल को बनाने जा रहा हूं। ये दोस्तों टूरमैलीन का क्रिस्टल, ऐसे मैंने इस क्रिस्टल को चलो हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसी के सामने इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर इसी क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल को रखते हैं। यहीं पे ठीक दूसरा क्रिस्टल रहेगा यहां पे,
ये दोस्तों क्रिस्टल, इसको हम P2 मान लेते हैं और इसके सामने एक प्रकाश स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। इसमें हम प्राकृतिक प्रकाश बोल रहे हैं इसको, ये प्राकृतिक प्रकाश है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश को इस क्रिस्टल में से गुजारा जाता है। इस समय ध्यान रखिएगा, ये क्रिस्टल P1 है और ये क्रिस्टल P2 है। देखो अब थोड़ा समझोगे, यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो प्रकाश है अनुप्रस्थ है, और अनुप्रस्थ की पहचान है कि कंपन अगर ऊपर नीचे ऐसे समान कला में पार हो जाए, पार न हो पाए तो अनुप्रस्थ, पार हो जाए तो अनुरैजका था ना। लेकिन आप कहोगे सर उसी छेद में से, उसी होल में से प्रकाश को गुजार देंगे तो क्या हमको ये दिखेगा? सर भैया प्रकाश इतना, मतलब इसका कंपन इतना सूक्ष्म होता है कि उसको बहुत बड़े होल से आप प्रयोग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसकी विशेष विधि अपनाई गई है। और इसी विधि में ये टूरमैलिन के दोनों क्रिस्टल P1 और P2 लिए गए हैं। और टूरमैलिन के क्रिस्टल की जो अक्षें होती हैं धरातल में ऐसे इस प्रकार से कटी होती हैं, तो हमने पहले क्रिस्टल को इस प्रकार से ऐसे देखो, ये ऐसे मैंने रख लिया, और इसी प्रकार दूसरी हथेली को दूसरा क्रिस्टल बना के मैंने ऐसे रख लिया, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऐसे रख दो। रखने के बाद अब एक काम करो कि जब प्रकाश किरणें यहां से चलेंगी, अब जरा ध्यान देना, प्रकाश किरणें जब चल करके यहां तक पहुंचेंगी तो क्योंकि प्रकाश किरणों में ये पाया, मतलब कि ये जो कंपन की कला होती है वो तरंग संचरण की कला, जैसे तरंग संचरण अगर ऐसे है तो यहां पर अगर मान लो कंपन की दिशा देखी जाए तो इस तरह से सभी दिशाओं में एक जैसी होती, इस तरह से सभी दिशाओं में एक जैसी दिखेगी आपको, इस प्रकार से। और जब कंपन की कला इस प्रकार है तो इसको हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश या नॉन पोलराइज्ड लाइट, नॉन पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश या नॉन पोलराइज्ड लाइट। अभी अब जरा आ जाओ, इस फिगर को मैंने इसलिए छोड़ा था, जो देखो कि एक्चुअल में क्या होता है, इसको अभी थोड़ा मैं इसलिए रोका हूं कि पहले आप समझ लोगे, क्योंकि नाम इसमें कुछ मैच करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इस फिगर को रोकता हूं, ठीक है ना। आप तरंग संचरण की दिशा समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश इस पे ऐसे ही कंपन करते हुए चल करके इस पे पड़ जाएगा। अच्छा आप जरा ध्यान देना कि अगर क्रिस्टल P1 की जो अक्ष की दिशा है ऐसे है और तरंग संचरण की दिशा ऐसे जा रही है, इस तरह से, और जो प्रकाश में वैद्युत वेक्टर बोला जाता है, यानी कि जो प्रकाश में सूक्ष्म कणिकाओं, जो तरंगे होती हैं, सूक्ष्म तरंगे, उनका कंपन होता है, और कंपन करने की जो दिशा होती है सभी दिशाओं में एक समान होती है, सभी दिशाओं में। जैसे कि मान लो प्रकाश तरंगे ऐसे चल रही हैं तो इसके कंपन की दिशा बिल्कुल ऐसे होती है, इस तरह से वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं ये, ठीक है ना। तो इसको अगर वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में एक समान रूप से सम्मिलित होते हैं, तब हम इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और इस चित्र को मैंने यहाँ दिखाया है, इसमें ध्यान दो, ये तरंग संचरण की दिशा है और ये सब जो प्रकाश दिखाए गए हैं ये अध्रुवित प्रकाश है। यही है अध्रुवित प्रकाश, समझ गए। अच्छा अब बताओ कि अगर कंपन की दिशा सभी दिशाओं में ऐसे ऐसे चल के यहां पड़ेगी, लेकिन वास्तव में इसका क्रिस्टल का जो अक्ष कटा हुआ वो तो केवल ऐसे कटा हुआ है, और अगर ऐसे कटा हुआ है तो जरा सोचना कि इस क्रिस्टल P1 को केवल वैद्युत वेक्टर के वही कंपन पार कर पाएंगे जिनके कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में होता होगा। बाकी सभी तरंगे इसके द्वारा रोक ली जाएंगी। तो अब जब पार करके इसको निकलेंगी तो जो प्रकाश इसको पार करेगा उसके कंपन की दिशा देखो बिल्कुल यही ऐसे ही न बचेगी,
क्योंकि अक्ष ऊपर कटा हुआ है तो केवल वही प्रकाश के कंपन पार करेंगे जो इसके जिनकी कंपन की दिशा इसके समांतर होगी, बाकी सभी वेक्टर रोक लिए जाएंगे। इस प्रकार ये अब जरा देखो कि अब ये जो प्रकाश निकला हुआ इसके कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है और एक ही तल में एक ही दिशा में सब कर रहे हैं। सबके कंपन की दिशा एक ही तल में एक ही दिशा में हो रही है ना। और तब दोस्तों याद रखना, इसी को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा देखो, लेकिन अब अगर ये वैद्युत वेक्टर का कंपन दूसरे क्रिस्टल P2 पर आप पढ़ाओगे, अगर यही कंपन P2 पर गिरेगा तब क्या होगा? क्योंकि हमने क्रिस्टल P2 की दिशा भी बिल्कुल इसके जैसा ऊर्ध्वाधर लिया था और जो ये पार करके आया है उसके कंपन की दिशा भी उसी के अनुदिश है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैद्युत वेक्टर का कंपन क्रिस्टल P2 को पार करके बाहर निकल जाएगा, यानी ये ही समतल ध्रुवित प्रकाश उसी प्रकार का कंपन करते हुए बाहर निकलेगा। और इस स्थिति में हमें यहां दोस्तों बिल्कुल प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे लाइट हमको दिखेगी, क्योंकि वही कंपन पार कर गया तो यानी कि यहाँ उजाला हमें दिखेगा, यहाँ लाइट हमें दिखेगी, उजाला होगा। समझ में आ गई बात? यहां से इसको देखा जा सकता है, ठीक है। चलो, अभी तो ये बात यहाँ पे हो गई हमारी, लेकिन अब देखो एक इसी के नीचे एक दूसरा फिगर बनेगा, लेकिन मैं इसी फिगर को रिपीट करके समझाऊंगा। अब जरा ध्यान देना। अभी आपने ये देखा कि ये जो प्रकाश चल रहा है इसमें इसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, ठीक है। इसे हम अध्रुवित प्रकाश के नाम से, नॉन पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश भी कह सकते हो, नेचुरल लाइट है। क्रिस्टल P1 P2 की दोनों की अक्षें बिल्कुल ऐसे हमने रख लिया था, इसलिए ये केवल ये वेक्टर पार किया और यही इसी कला में इसको भी पार कर गया, यहाँ प्रकाश दिखा। इसी को हमने समतल ध्रुवित प्रकाश कहा है। और दोस्तों इसी घटना को हम लोग ध्रुवण की घटना बोलते हैं। यही मैं पीछे समझाया था कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में तथा एक ही तल में होते हैं, तब हम ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस घटना को ध्रुवण कहते हैं, यानी कि यही घटना प्रकाश में ध्रुवण की घटना कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्रिस्टल P2 को ये पार कर गया तो इसका मतलब इसी कंपन की कला में था, इसको पार कर गया। लेकिन अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में जब इसको चेक करेंगे तो चेक करने का तरीका हमने बता दिया था अभी पहले कि अगर ये अनुप्रस्थ है तो चेक कैसे करोगे कि इसको केवल हम ऐसे घुमा दें, यानी कि धीरे धीरे, कुछ जरूरी नहीं आप लंबवत ही घुमाओ, आप थोड़ा सा भी घुमाओगे, यहाँ अगर चेंज दिखने लगे तो समझ जाना कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्सल वेव है। तो आप क्या करोगे, इस फिगर को बनाने के बाद यही फिगर यहां मैं बनाऊंगा। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, इसी फिगर को मैं इसमें चेंज, बिल्कुल यही फिगर यहां आपको उतार लेना है, लेकिन क्या चेंज करेंगे उसमें, केवल इसको चेंज कर देना है आपको। अब मैं इसको घुमाने जा रहा हूं, देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि इसकी अक्ष की दिशा को बिल्कुल मैं चेंज कर दिया, ऐसे हो गया, मतलब ये लंबवत हो गया बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप,
ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है। अब ये लंबवत हो गया है। और अब इससे होगा क्या, अब जरा समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये थोड़ा बड़ा होल है, यानी कि जब पहले दोनों में क्या था, समान एक ही दिशा में दोनों के होल्स थे ऐसे, लेकिन अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घूम गया। तो अब आप जानते हो कि पहले क्रिस्टल को, ये जो क्रिस्टल P1 है और ये क्रिस्टल P2 हमने नाम लिया था, क्रिस्टल P1 क्रिस्टल P2। अब जरा सोचो कि जब ये वैद्युत वेक्टर के यहां पे इसको पार कर गए, यहां तक बिल्कुल सेम फिगर रहेगा। ध्यान रखिए, आपको इस फिगर को नहीं मिटाना, आपको नया फिगर बनाना है और नए फिगर में ही ये पूरा बनाना है आपको, ठीक है। बस चेंज करने से फायदा ये हुआ कि जैसे ही हम क्रिस्टल P2 को क्रिस्टल P1 के लंबवत रख देंगे, तो अब इसका ध्यान रखिए, अब ये ऐसे हो गया। तो ऐसे कंपन करते हुए वेक्टर यहां तक तो पार कर गया, लेकिन अब यही वैद्युत वेक्टर अगर क्रिस्टल P2 पर पड़ेगा तो ध्यान से समझ लीजिए कि सभी वेक्टरों के कंपन की कला ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर थी और ये इसका अक्ष जो है ऐसे हो गया। तो अब इस क्रिस्टल P2 को ये वैद्युत वेक्टर पार नहीं कर पाएंगे, और पार नहीं कर पाएंगे तो यहां अब हमें जो बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, यहां प्रकाश नहीं होगा, यहां डार्क दिखेगा। और अगर डार्क दिखने लगे तो समझ जाना यही है प्रमाण। इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे हैं ये अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। और अगर इसको घुमाने पर भी यहां पर प्रकाश उजाला दिखाई पड़ता तो इसका मतलब प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती। बात समझ में आ गई? तो क्रिस्टल P2 को घुमाने से ही आपको पूरा मैटर क्लियर हो गया। घुमाते ही यहां अंधेरा हो गया तो समझ जाना चाहिए इसका मतलब कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कंपन की कला ऐसे थी तभी इसको पार नहीं कर पाया। अगर कंपन की कला आगे पीछे होती तो चाहे जैसे घुमाओ पार कर ही जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तब यह अनुदैर्ध्य का प्रमाण है, ट्रांसवर्सल लैंगिट्यूडनल हो जाता तब। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो अब ये क्या है, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। बात समझ में आ गई होगी अब तक। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा फिगर है उसका प्रमाणित करने का। लेकिन इसमें एक दो बातें अब जरा समझिए ध्यान से, हमारी बात नोट वाइज चलेंगे आप। सबसे पहले नोट में बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करिएगा आप। नोट नंबर 1 में सुनिएगा कि प्रथम स्थिति में जब दोनों क्रिस्टल P1 एवं P2 की अक्षें एक दूसरे के समांतर हों तो वैद्युत वेक्टर के रुक जाइए। सबसे पहले आप नोट नंबर 1 में लिखोगे यहां अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश, इंग्लिश लिखिए नॉन पोलराइड एंड पोलराइड लाइट, ठीक है। नॉन पोलराइड एंड पोलराइड लाइट, आप यहां हेडिंग डाल दोगे। लिखोगे क्या, आप जरा समझोगे ध्यान से। सबसे पहले अध्रुवित को आपको लिखना है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो आपको कहना बस इतना है कि जब प्रकाश तरंगों में वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा, सुनिएगा, वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से एक समान होता है, तब हम इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अध्रुवित प्रकाश के लिए आप ये फिगर बना लेना यहाँ पे, ये अध्रुवित प्रकाश है। मतलब अध्रुवित प्रकाश के बारे में लिखना है कि जब प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से समान होता है, तब हम इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये चित्र यहां बना लेना है। उसके नीचे हेडिंग डालोगे ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में आपको क्या बोलना है कि जब प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो हो किंतु सभी दिशाओं में न होकर किसी एक ही दिशा में समान रूप से सीमित हो, तब इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? When the direction of vibration of electrical vector are perpendicular to the direction of direction of the propagation of waves is just perpendicular but not in all direction, that's only one direction, then that is called totally plane polarized light। समझ में आ गया? तो इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानेंगे, लेकिन इसको दो तरीके से दिखाया जाता है। इसको जब ऐसे ऐसे दिखाया जाए तो ये इसको बोलते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा है, जब ये एरो मारा गया है तरंग संचरण की दिशा है, ये सब उसी का लिखना है। लेकिन इसको दो तरीके से दिखाया जाता है। ये ध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित है, और ये दोनों ध्रुवित प्रकाश का फिगर है। पोलराइज है। ये पोलराइज में क्या लिखोगे? ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, इसमें लिखना है आपको कि कागज तल के समांतर है। ये यहां पूरा लिख लेना, कागज तल के समांतर। ये दिखाने का तरीका है कि जब कागज तल हमारा ऐसे हो और तरंग संचरण ऐसे हो, कंपन ऐसे होता है, तो ये तल में चला गया ना ऊपर नीचे, तो इसको हम कागज तल के समांतर कंपन कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कागज तल के लंबवत कंपन ऐसे ऐसे हो, तब दोस्तों उसको डांट डांट दिखाया जाए। दिखाने का तरीका है ये बस, कि इसको हम कागज तल के लंबवत बोलेंगे। कागज तल के लंबवत कहेंगे। ये इसकी दिशा ऐसे दिखा देंगे। ये दिखाने का तरीका जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश के बारे में आपने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 2 में आप क्या लिखोगे? नोट 2 में अब जरा समझना कि उपरोक्त प्रयोग में जो क्रिस्टल P1 और P2 है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल P1 और P2 है, तो इसमें ये जो पार्ट है P1, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। जो P1 है इसको बोलते हैं पोलराइजर या ध्रुवक, ध्रुवक या पोलराइजर। और जबकि क्रिस्टल P2 को हम विश्लेषक कहते हैं, या इंग्लिश में इसे एनालाइजर। मतलब क्या हुआ? अच्छा देखो, ध्रुवक का मतलब क्या होता है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करे। तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने का काम किसने किया? इसने किया ना, तो इसीलिए इसका नाम है ध्रुवक। लेकिन इसको चेक करने का काम कौन किया है? इसका विश्लेषण किसने किया कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य? इसने किया है, तो इसीलिए इसका नाम विश्लेषक रखा गया है। विश्लेषक का मतलब एनालाइजर। एनालाइज इसने किया ना, क्लियर इसने ने किया, तो इसलिए इसका नाम एनालाइजर है और इसका नाम पोलराइजर है। समझ में आ गया नोट नंबर 2 में। और नोट नंबर 3 में आप लिखोगे समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके बारे में भी लिख लेना, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके बारे में क्या लिखोगे कि जब, ये वैसे मैंने इधर बता दिया है कि जब प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में न होकर किसी एक ही निश्चित दिशा में सीमित हो, तब उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जिन्हें दो तरीके से दिखाया जा सकता है। ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट नोट में अब आपको लिखना है नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में एक हेडिंग डालोगे। अब इसको मैं हटा रहा हूं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अध्रुवित प्रकाश को ऐसे दिखाओगे, जब कंपन की दिशा ऊपर कागज तल में हो तब ऐसे दिखाओगे, और लंबवत अंदर बाहर हो तब आप ऐसे दिखाओ। ये सब समतल ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश है ये, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों मैं यहां से हटा रहा हूं। जल्दी से आ जाओ। अब एक और हेडिंग इस वीडियो में हम लोग आप अभी पढ़ेंगे।
इसमें एक हेडिंग डालोगे नोट नंबर 4 में कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल, ये दोनों इंग्लिश लिख लेना इसका। कंपन तल यानी वाइब्रेटिंग प्लेन एंड पोलराइजिंग प्लेन, वाइब्रेटिंग प्लेन एंड पोलराइजिंग प्लेन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कंपन तल यानी पोलराइजिंग प्लेन, और ये ध्रुवण तल यानी कंपन तल ये वाइब्रेटिंग प्लेन है और ये पोलराइजिंग प्लेन है इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हेडिंग डाल लोगे। इसमें बड़ा सिंपल सा काम है। देखो अभी मैंने क्या किया कि अगर ये तरंग संचरण की दिशा ले लिया जाए और इस समय ये जो कंपन का तल मैंने ऐसे कागज तल के ऐसे लंबवत ले रखा है, ये कागज तल के लंबवत मैंने ले रखा है, तो इस प्रकार से ये जो तल आप देख रहे हो इस तल को ही हम बोलते हैं कंपन तल। ठीक है, और ये तरंग संचरण है। कंपन तल या तरंग संचरण, समझ में आ गया? चलो, तो इसको जब पहले हेडिंग डालोगे कंपन तल किसे कहते हैं, तो कहोगे कि जब प्रकाश तरंगों में ऐसा तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों विद्यमान हो तथा दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसे तल को हम कंपन तल कहेंगे। वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा तथा कंपन तल तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों उपस्थित हो उसे कंपन तल कहते हैं, तथा कंपन तल में कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत होता है, इसे कंपन तल कहते हैं। लेकिन अब इसी में एक ऐसा तल होता है जो इस तल के ठीक लंबवत होता है। दोस्तों बस ठीक लंबवत, देखिएगा ध्यान से। ये जो तल आप देख रहे हो इसको हम कहेंगे ध्रुवण तल, यानी कि जो ध्रुवण तल होता है कंपन तल के ठीक लंबवत होता है, यानी कि ऐसा तल, इस तल में तरंग संचरण की दिशा तो है लेकिन कंपन तल के ठीक लंबवत है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत। अगर ध्यान से देखो कि इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो, अगर ये कंपन तल है तो ध्रुवण तल बिल्कुल ठीक इसके लंबवत होगा, ऐसे होगा। समझ में आ गया? लेकिन ऊपर नहीं, तल यहां नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है। ये लाइन इस तल में भी होना चाहिए, ये लाइन इस तल में भी होना चाहिए। तरंग संचरण की दिशा वाली लाइन दोनों तलों में होना चाहिए, बस ये दो एक दूसरे के लंबवत। अब देखो लिखने का काम क्या करोगे कि कंपन तल वह तल कहलाता है जिसमें प्रकाश तरंगों के तरंग संचरण की दिशा उपस्थित हो तथा उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत तथा उसी तल में हो, तो इसे कंपन तल कहेंगे। फिर नीचे लिखोगे कि ध्रुवण तल वह तल होता है जिसमें तरंग संचरण की दिशा विद्यमान होती है परंतु यह तल कंपन तल के ठीक लंबवत होता है, उसे ध्रुवण तल कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और सारी बातों को जैसे जैसे मैंने टॉपिक, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें यही सब हैं, जैसे ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। ध्रुवक क्या है, विश्लेषक क्या है, ये पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये पूछा जाता है। इसका चित्र भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बाकी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक इसमें नहीं है। इस वीडियो में केवल ये पूछा जाता है कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों में अंतर क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं।
कभी कभी ये कंपन तल, ध्रुवण तल भी पूछ दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सारी चीजें हैं। और कभी कभी ये प्रयोग अगर पूछ दिया जाए, ये आपको नोट्स में डालना है कि प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण क्या है, ये क्रिस्टल द्वारा इसकी पुष्टि की गई, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। समझ में आ गई मेरी बात? तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेंगे वो अलग होगा, उससे चैप्टर यही है, लेकिन अब इस चीजों से थोड़ा सा हम देखेंगे कि यह समतल ध्रुव प्रकाश उत्पन्न कैसे किया जाता है। ये तरंगों को उत्पन्न, समतल ध्रुव प्रकाश से उत्पन्न करने का सब विधि है, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पूरा देखेंगे तो देखने के लिए आपको विशेष धन्यवाद, और तब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।